हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय फिजिकल जियोग्राफी में लैंडफॉर्म्स वाला स्टडी कर रहे थे। अपना अध्ययन हमारा चल रहा था और उसमें बहुत सारे प्रक्रमों के माध्यम से जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसकी स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी हम लोग का जो पेरी ग्लेशियल परी हिमानी प्रक्रम और उससे बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो बचा हुआ है। तो अब हम लोग 2 अध्याय पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में आज का अध्याय जो पहला पार्ट होगा पेरी ग्लेशियल का, उसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं परिहिमानी से संबंधित, कुछ मेन बातें हैं उसको देख लेंगे। छोटा सा अध्याय होगा और इसके बाद जो अगला पार्ट होगा इसका, उसमें मैं इसके लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको बता दूंगा। इससे संबंधित मैटर जल्दी बुक्स में भी बहुत समझ में नहीं आता है। तो ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, इसको लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी और अध्ययन होना बाकी है। अभी इससे संबंधित मैटर बहुत ज़्यादा आपको नेट पर भी नहीं मिलेगा। जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे वीडियोस इत्यादि, तो वो चीज़ें जल्दी नहीं मिल पाती हैं और बुक्स में भी जल्दी इस चैप्टर को कहीं कहीं ऐड किया जाता है, कहीं कहीं नहीं किया जाता है। लेकिन हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इसके इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं वो सभी हम लोग देख लेंगे। और मेन जब लैंडफॉर्म्स की बात होती है तो जो हमारे एरिड लैंडफॉर्म्स हैं जो विंड के प्रोसेस से बनते हैं, एरिड और सेमी एरिड एरियाज के, या जो रिवर के माध्यम से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, जो ग्लेशियल या जो हिमानी के माध्यम से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, सागर में जो सागरी तरंगे होती हैं वो लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं, और जो हमारा भूमिगत जल है वो भी करता है, कास्ट लैंडफॉर्म्स बनाता है। तो इन सब का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर हम कंपेयर करें परिहिमानी जो हमारा प्रक्रम है और उसके जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं। तो इसीलिए इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है और जो इसके लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स के आप नाम याद कर लीजिएगा, जिससे कम से कम अगर ये कभी पूछा जाए कि पर्टिकुलर अगर ये लैंडफॉर्म क्या परिहिमानी से रिलेटेड है तो वहाँ पर आप बता सके, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी आता है कि नाम दे देगा पल्सा और पूछा जाएगा कि ये क्या परिहिमानी है या हिमानी है या ये वायु से बनने वाला लैंडफॉर्म है। तो उस समय आपको लैंडफॉर्म पता होना चाहिए, भले आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जान रहे हैं, फिर भी कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि पर्टिकुलर यह लैंडफॉर्म किस प्रोसेस से बन रहा है। तो चलिए आज के पार्ट 1 में हम लोग जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं और शुरू करते हैं। परिहिमानी क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि बेसिकली जो हम पेरी ग्लेशियर वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो इसको तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और परी का जैसे हम लोग आप पढ़े होंगे पर्यावरण, परिधन आवरण मतलब हमारे चारों ओर का जो भी एक आवरण है। तो परी का मतलब नॉर्मल हम जानते ही हैं चारों ओर। तो वही चीज है कि परी हिमानी का शाब्दिक अर्थ होता है हिमानी के आसपास या हिमानी के चारों ओर। वही मैंने यहाँ थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करके लिखा है, परी प्लस हिमानी मतलब हिमानी के आसपास या हिमानी के चारों ओर वह एरिया जो होता है उसको हम परी हिमानी बोलते हैं। तो ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। हिमानी आप सभी लोग जानते हैं, हिमानी वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए उसको। वहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर एक प्रकार का, जैसे हमारे धरातल पे नदियां होती हैं प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार से ग्लेशियर्स भी होते हैं जो फ्लो करते रहते हैं। और इन बस डिफरेंस ये होता है कि नदियों में स्पीड बहुत तेज होती है अपेक्षाकृत। जब हम ग्लेशियर की बात करते हैं तो उनमें जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन वो हिम हिम वाली एक तरीके से उसको हिमनद बोलते हैं, मतलब हिम की नदी। नॉर्मल जो हम नदी देखते हैं उसमें जल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हिम होता है, स्पीड इसकी बहुत कम होती है। तो हिमानी के आसपास का ग्लेशियर जो होता है या हिमानी या हिमनद, उसी के आसपास वाला जो भी एरिया होता है वही होता है परिहिमानी। लेकिन इसका प्रयोग परिहिमानी स्थलाकृति और परिहिमानी जलवायु दोनों रूपों में किया जाता है। मतलब परिहिमानी से संबंधित लैंडफॉर्म्स भी होते हैं और परिहिमानी एक प्रकार की जलवायु भी होती है, दो चीजें होती हैं ये। और स्थलाकृति तो खैर अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम मेन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं सिर्फ। इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट इसका यहीं पर है
हिमपात तो होता है परंतु उससे स्नोफील्ड और ग्लेशियर का आविर्भाव नहीं हो पाता। हिमानी के समीप के भाग में भी जहां पर धरातल जम तो जाता है परंतु उसमें गति नहीं हो पाती, वहां परिहिमानी पर्यावरण देखने को मिलता है, परिहिमानी वाली स्थितियां देखने को मिलती हैं। मतलब कि हिमानी में क्या होता है, ग्लेशियर में क्या होता है, ग्लेशियर में स्पीड होती है। ठीक है, ग्लेशियर गति करता है, मूवमेंट करता है, धीरे धीरे पिघलता रहता है, मूवमेंट करता है, बहुत ही स्लो स्पीड होती है उसकी। लेकिन जो हमारे परिहिमानी वाले एरिया होते हैं, मतलब हिमानी के चारों ओर वाले, वो उनमें गति नहीं होती है। अब यही इसी लाइन में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, हिमपात भी होता है, लेकिन ग्लेशियर की तरह उनमें गति नहीं हो पाती। ऐसे जो एरियाज होते हैं भाई, ग्लेशियर के आसपास के एरिया गर्म तो होंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि ग्लेशियर के आसपास के एरिया है तो वो ठंडे ही होंगे। लेकिन ग्लेशियर में जिस जिस प्रकार के स्नो फील्ड्स रहते हैं या ग्लेशियर में एक मूवमेंट होने लगता है, वो स्थिति नहीं हो पाती है। इसे ही हम कहते हैं परिहिमानी। तो ये डिफिनेशन बहुत ही सरल लैंग्वेज में है और इससे बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परिहिमानी वास्तव में हिमानी के चारों ओर वाला एरिया होता है जहां पर तापमान भी बहुत कम होता है और जो परिस्थितियां ग्लेशियर वाली होती हैं ऑलमोस्ट वही चीजें होती हैं, लेकिन इसमें उस प्रकार के जो है उसमें वो स्पीड नहीं हो पाती, वो गति नहीं कर पाता है और वैसे स्नोफील्ड्स भी उसमें नहीं हो पाते हैं। मतलब उस प्रकार का हिम की मात्रा भी वहाँ नहीं हो पाती है, उसमें वो स्पीड भी नहीं हो पाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, स्पेशली स्पीड पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पे। स्पीड, क्योंकि ग्लेशियर में गति होती है, ग्लेशियर एक जगह स्थायी नहीं होता और इसमें गति नहीं होती है, ये हिमानी के आसपास वाला एरिया होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूंगी, जो कुछ लोग को भी ये डाउट होगा कि क्या ग्लेशियर में स्पीड होती है। तो अब बहुत पहले इसमें मत एक नहीं था, लेकिन बहुत सारे रिसर्च हुई हैं और उससे अब ये क्लियर हो चुका है कि जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उनमें गति होती है, लेकिन इनमें अब इनके हर भाग में एक जैसी गति नहीं होती है। अब इनके किनारों की अपेक्षा जो इनका मध्य वाला भाग होता है उसमें अधिक गति होती है, तली की अपेक्षा सतह पर ज्यादा गति होती है, लेकिन गति होती है। इसमें अब कोई भी अलग विचारधारा नहीं है। पहले लोगों में मतभेद था कि गति होती है, कुछ लोग कहते थे, कुछ विद्वान कहते थे गति नहीं होती है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से क्लियर है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनमें गति होती है। और विश्व में सबसे ज्यादा स्पीड वाले जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड के भी हम लोकेशन देख लेंगे। और यहाँ के तो कुछ ग्लेशियर्स ऐसे भी हैं जो समर का जब सीजन होता है तो 20 मीटर प्रतिदिन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए कि एक दिन में 20 मीटर, बहुत मतलब इनकी ये सबसे ज्यादा स्पीड होती है ये। और इस प्रकार के ग्लेशियर्स ग्रीनलैंड में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक बार ग्रीनलैंड की लोकेशन देख लेते हैं, इससे कुछ कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग ग्रीनलैंड की लोकेशन देखने जा रहे हैं और ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूएसए, कनाडा और इधर हम है हमारा ग्रीनलैंड। सभी लोग आप जानते ही होंगे, बट मुझे लगा कि एक बार इसको दिखा देना चाहिए। और इसको आप लोग अपने एटलस में एक बार और से देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी लोकेशन है, आप सभी इसको जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा परिहिमानी के बारे में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप पूरी तरीके से इसको समझ चुके हैं कि हिमानी के आसपास का एक ऐसा एरिया जो कि हिमानी से अलग होता है, उसमें गति नहीं होती। अब हम लोग कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। 1909 में सबसे पहले लुजिंस्की ने परिहिमानी शब्द का प्रयोग किया। इसको आप नोट कर सकते हैं, कहीं पूछा जा सकता है इसके बारे में कि सबसे पहले पेरी ग्लेशियर वर्ल्ड का यूज किसने किया था। तो लुजिंस्की महोदय थे, उन्होंने 1909 में किया, लेकिन ये इसको बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाए। और वर्तमान समय में परिहिमानी शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में किया जाता है, जिसका तात्पर्य उस मंडल से होता है जो कि पहले की या वर्तमान हिमानी के चारों तरफ समीप के भागों में पाया जाता है। बार बार ये लाइन आ रही है और इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहा है कि हिमानी के आसपास
उसके समीप के जो भाग होते हैं वही होता है परिहिमानी। बस डिफरेंस ये है कि उनमें गति नहीं होती, वो गतिशील नहीं होते। और जो हिमनद के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे कि उनमें गति होती है, उनमें स्पीड होती है। फ्रेंड्स, पूरा मैटर मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे और आप इससे आसानी से नोट्स भी अपना प्रिपेयर कर सकें। टू टाइप्स ऑफ पेरीग्लेशियल क्लाइमेट, एक तो हमारी होती है आइसलैंड तुल्य या सागरीय आर्कटिक तुल्य, और दूसरा है साइबेरिया तुल्य या महाद्वीपीय आर्कटिक तुल्य। ये थोड़ी रटने वाली चीज है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें समझने वाली चीज नहीं है। बस इसको आप इतना समझ लीजिए कि परिहिमानी जलवायु को दो भागों में बांटा गया है, सागरीय आर्कटिक तुल्य और महाद्वीपीय आर्कटिक तुल्य, आइसलैंड तुल्य और साइबेरिया तुल्य। अब दोनों की कुछ अपनी अपनी इस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि जो हमारा आइसलैंड तुल्य है उसमें एवरेज एनुअल रेनफॉल हम लोगों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सॉरी, एवरेज एनुअल टेम्परेचर, रेनफॉल इधर लिखा हुआ है। मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है इन विंटर इन फॉर्म ऑफ आइस, मतलब जो बर्फ पड़ती है सर्दी के समय में, ठंड ठंड जब वहाँ ठंडी का मौसम होता है उसी समय मैक्सिमम जो भी रेनफॉल होती है वो इसी रूप में होती है। नॉर्मल जैसे हम लोग के रेनफॉल होती है वो वाली नहीं होती, जल की बूंदें नहीं पड़ती हैं, और टेम्परेचर एवरेज एनुअल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वहीं जो हमारा महाद्वीपीय आर्कटिक तुल्य है ये टेम्परेचर बहुत कम होता है और ठंडी में -60 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी कभी 0 तक भी पहुंचता है। और 0 तक मतलब जब थोड़ा स्थिति मान लीजिए गर्मी थोड़ी सी आई वो 0 तक पहुंच जाता है, नहीं तो जब बिल्कुल प्रचंड ठंडी बिल्कुल अपने पीक पे होती है ठंडी, उसमें -60 तक चला जाता है। और शीतकाल में वर्षा हिम के रूप में होती है, ये तो जो पहले में था वही चीज है। और लघु अवधि वाले ग्रीष्म काल में वर्षा जो है वो जल के रूप में भी होती है। अब हम लोग दोस्तों जो कुछ हमारे इस प्रकार के एरियाज हैं जहाँ ऐसा बताया जाता है कि इस प्रकार का हमको परिहिमानी पर्यावरण देखने को मिलता है, उसमें अलास्का और कनाडा का जो टुंड्रा रीजन है वो, आप जान ही रहे हैं कि अलास्का और कनाडा में टेम्परेचर बहुत कम होता है, स्पेशली जो इसका बिल्कुल ऊपर वाला एरिया है। कनाडा पूरा कनाडा नहीं, कनाडा का जो बिल्कुल ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे जहाँ हम एस्किमो इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। और नॉर्दर्न यूरोप जो स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप और उसके उसमें भी जैसे नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड में भी बिल्कुल ऊपर वाला इलाका, उसमें भी मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया का बहुत बड़ा इलाका जो हाई लैटिट्यूड वाला इलाका है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड तो उतना वहाँ पे है नहीं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत तो है नहीं, लेकिन अक्षांश में वो काफी ऊपर है, हाई लैटिट्यूड पे है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड इन दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंस पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं ये चीज क्लियर कर दूं। जब हम अक्षांश में ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 0 डिग्री पे हैं, 0 डिग्री से हम 23 डिग्री पे गए, फिर हम 60 डिग्री पे गए, फिर हम 90 डिग्री पे गए, मतलब विषुवत रेखा से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। या विषुवत रेखा से हम सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब 0 से हम 23 ऐसे करते नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब ऐसे तो हम नीचे की ओर आ रहे हैं, लेकिन अक्षांश में हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब 0 से हम 90 की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे या 0 से 90 की ओर हम सदर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे। इसको हम ये बोलेंगे कि हम उच्च अक्षांशों की ओर जा रहे हैं, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर। और इंग्लिश में लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जब एल्टीट्यूड की बात होती है तो एल्टीट्यूड लैटिट्यूड बिल्कुल अलग होता है। एल्टीट्यूड जब हम सरफेस से ऊपर उठ रहे हैं, एक तो हम अक्षांशों में ऊपर जा रहे हैं, 0 से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा लैटिट्यूड। और जब हम जहाँ खड़े हैं जिस सरफेस से, यहाँ से जब हम वायुमंडल में ऊपर उठते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो खिलौने वाला वो होता है हेलीकॉप्टर आपने लिया है, अब वो आपका हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है ऐसे। ड्रोन आपने देखा होगा, ड्रोन सबसे अच्छा एग्जांपल है वर्तमान समय में, वो इसी तरीके से ऊपर उठता है। ये तो नॉर्मल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मैक्सिमम जो भी चीजें, हवाई जहाज चलता है, जो भी चीजें हैं इस प्रकार की जो आकाश में उड़ रही हैं, वो सारी चीजें एल्टीट्यूड है। मतलब अब ड्रोन आप उड़ा रहे हैं सरफेस से, तो वो उसको कहा जाएगा एल्टीट्यूड, वो ऊपर उठता जा रहा है जिस भी हाइट पे हो जाएगा। लेकिन जो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं ये है लैटिट्यूड।
तो हाई लैटिट्यूड और हाई एल्टीट्यूड दोनों ही स्थितियों में टेम्परेचर कम होता है और वहाँ में जो है काफ़ी लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये हमारे वही सारे इलाके हैं। तो हाई माउंटेन्स इन लो लैटिट्यूड्स में जहाँ पर भी ग्लेशियर होगा उसके आसपास हमें पेरी ग्लेशियर वाला एरिया जरूर देखने को मिलेगा। भाई ग्लेशियर है तो उसके आसपास पेरी ग्लेशियर जरूर होगा। और ग्लेशियर कहाँ कहाँ है? ग्लेशियर का आविर्भाव दो स्थितियों में होता है, या तो हाई लैटिट्यूड वाली कंडीशन में होगा या हाई एल्टीट्यूड वाली कंडीशन में होगा। तो अलास्का एंड कनाडा का जो टुंड्रा रीजन है, नॉर्दर्न यूरोप है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइबेरिया है, और हाई माउंटेन्स इन लो लैटिट्यूड्स आल्सो। मतलब कि ये तो तीन हो गए लैटिट्यूड के कारण, लेकिन हाई माउंटेन्स पर भी जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं, भले ही वो हाई माउंटेन्स लो लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत अधिक है और वहाँ भी ग्लेशियर होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम लोग एक बार पृथ्वी में कुछ इस प्रकार के एरियाज को देख लेते हैं, जो भी एरियाज यहाँ पर हमने देखे हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। अब हम उन एरियाज़ को देखेंगे जो भी हमने देखा था, जो हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ था। ये अलास्का वाला एरिया हमारा नॉर्थ अमेरिका का, अलास्का यूएसए का ये एक स्टेट है, आप जानते होंगे, लेकिन ये मेन लैंड में नहीं है, ये एकदम अलग है मेन लैंड से। और अलास्का का बिल्कुल जो टुंड्रा रीजन है उसको हम लोग शामिल किए थे। और इसके बाद कनाडा का जो बिल्कुल ऊपर वाला भाग है, जो कनाडा का टुंड्रा रीजन है, जहाँ एस्किमो जैसी जनजातियाँ रहती हैं, और जो बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है, बैफिन आइलैंड, यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ आइलैंड्स हैं। जब हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में आइलैंड इत्यादि पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे इन सभी चीज़ों को। यहीं बैफिन की खाड़ी है, ये आप देखिए बिल्कुल बर्फ़ यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ये बिल्कुल कनाडा का बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है ये। और बगल में ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में बैफिन की खाड़ी है। इधर बगल में आपको आइसलैंड भी दिख रहा है। और अब हम लोग यूरोप की ओर जा रहे हैं, और हम लोगों ने देखा था वहाँ पे लिखा था कि नॉर्दर्न यूरोप, मतलब यूरोप में जो हमारा स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप है, ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाला, इसका भी बिल्कुल जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला इलाका जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ये बिल्कुल हाई लैटिट्यूड उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं साइबेरिया की ओर। ये हमारा साइबेरिया रीजन है, बिल्कुल हाई लैटिट्यूड वाला रीजन, साइबेरिया का रीजन, रशिया। और ये सभी लोकेशंस बहुत इजी हैं। ये हमारा कमचटका प्रायद्वीप, आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, एक बार मैंने बस जनरली ऐसे दिखा दिया, आप इसको अपनी ऑक्सफोर्ड एटलस में एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे मैंने बस इसीलिए दिखा दिया कि आपका कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए यहाँ पे। और बर्फ़ या ग्लेशियर्स सिर्फ हाई लैटिट्यूड पर ही नहीं मिलते, ऊंचे माउंटेन्स पर भी मिलते हैं। तो अभी हम लोग हिमालय वाला एरिया देखें। अब ये हमारा कॉकेशस माउंटेन्स हैं, यहाँ भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। और इधर जब हम नॉर्थ और साउथ अमेरिका की ओर आएंगे तो यहाँ पे हमको साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स मिलेंगे, यहाँ पर भी हमको ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी। और नॉर्थ अमेरिका में हमको रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे, यहाँ पर भी हमको ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी। तो एक तो ग्लेशियर्स हाई लैटिट्यूड वाले क्षेत्रों पर हैं, और दूसरे जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे हाई अल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों पर हैं, और उनके आसपास पेरी ग्लेशियर। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें अंदर गहराई में नहीं जाना है, बस मेन कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझते हुए चलना है। परिहिमानी क्षेत्र के दो प्रमुख संघटक होते हैं, परमाफ्रॉस्ट और एक्टिव लेयर। ये दो नई चीजें इसमें जुड़ी हैं, मतलब अभी तक हम लोग ये दो टर्म्स अभी हम लोग नहीं सीखे थे, लेकिन ये जो दो टर्म्स अभी हम सीखेंगे और बहुत ये इम्पोर्टेंट है, परमाफ्रॉस्ट और एक्टिव लेयर, सक्रिय सतह और परमाफ्रॉस्ट। जो भी हमारे परिहिमानी वाले एरियाज होते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये दो चीज़ें जरूर देखने को मिलती हैं। तो आइए हम लोग मेन कॉन्सेप्ट जाने। नेट पे आप परमाफ्रॉस्ट चेक करेंगे, नहीं क्लियर हो पाएगा आपका, बुक्स में भी बहुत सही से नहीं इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन हम लोग इसके बस मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बेसिकली परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। फ्रेंड्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग परमाफ्रॉस्ट को अब समझते हैं। परमाफ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट मतलब जमा हुआ, और परमा मतलब परमानेंटली।
मतलब कि सबसे पहले मूलर महोदय ने 1947 में इस शब्द का यूज किया। और यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे रहता है तथा वह भाग हिमीकृत अवस्था में रहता है। मतलब वर्षों तक जो तापमान है वो हिमांक के नीचे रहता है और वह जो एरिया है वह जमा हुआ रहता है। मतलब परमाफ्रॉस्ट का मतलब ही है परमानेंटली वो जमा रहता है। ठीक है, इसीलिए उसे बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, सतत जमा हुआ। तो बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, सतत जमा हुआ, परमानेंट जो जमा रहता है, परमाफ्रॉस्ट। सक्रिय सतह, दोस्तों हम लोग परमाफ्रॉस्ट समझ चुके हैं अच्छे से। उसमें गहराई भी लिखी हुई थी, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, परमाफ्रॉस्ट की गहराई अलग अलग स्थानों पे। अब वही कॉन्सेप्ट अब और आगे क्लियर और होगा आपका कि वो तो गहराई में स्थित होता है, लेकिन उसके ऊपर अब एक ऐसी लेयर होती है जिसे हम एक्टिव लेयर कहते हैं। ये सक्रिय सतह या एक्टिव लेयर या लेयर है जो पूर्ण विकसित परमाफ्रॉस्ट वाले क्षेत्रों में धरातल की ऊपरी सतह का वर्ष भर हिमीकरण नहीं हो पाता और इस तरह परमाफ्रॉस्ट के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जिसमें मौसम के साथ तापमान में परिवर्तन होता रहता है। मतलब ये लेयर जमती है, पिघलती है, फिर जमती है। परमाफ्रॉस्ट तो परमानेंटली जमा रहता है, जस्ट उसका ही अपोजिट है। परमाफ्रॉस्ट परमानेंटली जमा रहता है, लेकिन जो एक्टिव लेयर है ये एक्टिव है, इसका नाम ही है एक्टिव लेयर। मतलब ये लेयर जो है ये हमेशा एक्टिव रहती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जम गई तो स्थायी हो गई, ऐसा नहीं होता इसके साथ। ये एक्टिव है, जमती है, पिघलती है, जमती है, ये चीजें इस लेयर के साथ चलती रहती हैं। ग्रीष्मकाल आगमन के समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है और लेयर जो जमी थी वो दिन में पिघलने लगती है, रात में पुनः जमती है। लेकिन जब गर्मी बढ़ जाती है तो दिन रात ऊपरी लेयर पिघली अवस्था में रहती है। तो नॉर्मल सी बात है, जब गर्मी अधिक हो जाती है तो दिन में और रात दोनों ही समय पे ये पिघली हुई अवस्था में रहती है। और कभी कभी जब उतनी गर्मी नहीं रहती है तो रात में जमी हुई अवस्था में होती है, बट दिन में पिघल जाती है। मतलब कुल मिला के बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी इसको गर्मी मिलेगी तो ये लेयर पिघल जाएगी। लेकिन परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट परमानेंटली जमा रहता है, वो इसके नीचे होता है। ये परमाफ्रॉस्ट के ऊपर वाली लेयर होती है और इस लेयर को सक्रिय सतह कहते हैं। तो इसको एक्टिव लेयर क्यों कहा जाता है? अगर आप शब्द पे जाएं तो आप आसानी से, जैसे परमाफ्रॉस्ट को अगर आप बहुत डिटेल में नहीं जान रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके शब्दों को अच्छे से समझ लें, परमानेंटली जो जमा रहता है, जमी हुई अवस्था में रहता है, सतत जमा हुआ रहता है, वो परमाफ्रॉस्ट होता है। और वह लेयर जो हमेशा एक्टिव रहती है, मतलब कभी जमती है, कभी पिघलती है, फिर जमती है, फिर पिघलती है, ऐसी कंडीशन जो होती है, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव लेयर, सक्रिय सतह। ब्रायन महोदय ने इस सतह के लिए मोलिसोल शब्द का यूज किया है। मोलर और सोलम दो शब्दों से बना है। ये धरातल कोमल बनाना, मोलर का मतलब होता है, सोलम का मतलब होता है धरातल को। मतलब कि जमने पिघलने से धरातल कोमल हमारा बनता है, स्थायी कर रहेगा, जमा हुआ रहेगा तो हार्ड हो जाएगा। तो ये बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि ब्रायन महोदय ने इसके बारे में ये शब्द यूज किया था। मान लीजिए कभी मोलिसोल अगर टर्म आ गया तो आप कम से कम समझ सकें उस चीज को। फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग एक्टिव लेयर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जो हमारा परमाफ्रॉस्ट है इसमें एक चीज बच गई थी, तो इस चीज को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। परमाफ्रॉस्ट एरिया को हम जनरली 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा है अविच्छिन्न परमाफ्रॉस्ट, विच्छिन्न परमाफ्रॉस्ट और विकिर्ण परमाफ्रॉस्ट। कॉन्टिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट, डिसकॉन्टिन्यूअस और स्पोरैडिक परमाफ्रॉस्ट। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही इजी है।
इसमें बस आपको एक चीज ये समझनी है कि जो अविच्छिन्न परमाफ्रॉस्ट होता है उसमें वह समस्त भाग जहां पर परमाफ्रॉस्ट के लिए कंडीशंस पाई जाती हैं वो अपना वो मतलब परमानेंटली जमा रहता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया रहता है कंटिन्यूअस। विच्छिन्न वाले में मतलब कहीं जमा है कहीं नहीं जमा है इस प्रकार का रहता है, और विकीर्ण वाले में छिटपुट रूप से हमें परमाफ्रॉस्ट के अवशिष्ट रूप देखने को मिलते हैं। तो विकीर्ण नाम से ही लग रहा है कि अगर स्पोरेडिक या विकीर्ण है तो उसमें मतलब एक कहीं है कहीं नहीं है, इस तरीके से छोटा छोटा एरिया में है। विच्छिन्न वाला एकदम मतलब है परमाफ्रॉस्ट है बट कंटिन्यू रूप में नहीं है, वो कहीं पर है कहीं नहीं है। और कंटिन्यूअस वाले में क्या है कि बहुत बड़ा पूरा जो परमाफ्रॉस्ट के रूप में पाया जाता है। तो ये इसके मेनली तीन प्रकार के टाइप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस और स्पोरेडिक। कनाडा अलास्का में सरफेस एरिया के 50% क्षेत्र पर परमाफ्रॉस्ट का विस्तार है और रशिया में 47% एरिया पर। तो ये परसेंटेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या कहीं अगर आप परमाफ्रॉस्ट के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपके काम आएगी कि कनाडा अलास्का में आप बताएंगे सरफेस एरिया का 50% एरिया पे और रशिया में 47% एरिया पे। तो ये तो हो गया हम लोगों का एक्टिव लेयर भी हम लोग अच्छे से समझ लिए, और हम लोग जो परमाफ्रॉस्ट है उसको भी अच्छे से समझ लिए। अब आगे हम लोग एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है टेलिक्स। तो टेलिक्स के बारे में जानते हैं। इस फिगर के माध्यम से जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है एक्टिव लेयर का, परमाफ्रॉस्ट का और टेलिक्स का वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर जो ये लेयर दिख रही है ये है एक्टिव लेयर। ये लिखा हुआ है फ्रीजेज एंड अनफ्रीजेज। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हमारी सक्रिय सतह होती है एक्टिव लेयर होती है वो पिघलती है फिर जमती है फिर पिघलती है, मतलब उसमें कोई स्थायित्व नहीं होता, उसमें कोई हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, और इसीलिए उसका नाम है एक्टिव लेयर, मतलब वो लेयर हमेशा एक्टिव रहती है। उसके बाद ये जो एरिया है ये वाला ये है आपका परमाफ्रॉस्ट जो कि परमानेंटली जमा रहता है एक्टिव लेयर के नीचे। अब इसके बीच बीच में ये कुछ एरिया आपको दिख रहे हैं जहाँ टैलिक लिखा हुआ है। टैलिक्स का मतलब होता है कि जो हमारा परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है वहां पर परमाफ्रॉस्ट हालांकि पूरा जमा हुआ इलाका होता है, इसका नाम ही है परमा, जो ऐसा एरिया जो परमानेंटली जमा हुआ रहे, वो चीज इसके शीर्षक से ही पता चल रही है, परमाफ्रॉस्ट परमानेंटली जमा हुआ। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो पिघली हुई अवस्था में होते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा जो एरिया जमा हुआ है उसमें कहीं कहीं पर छोटे छोटे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो पिघली हुई अवस्था में होते हैं। हर जगह ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती, कहीं कहीं ऐसी विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे पिघले हुए क्षेत्र होते हैं इनके लिए जो हम शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो होता है टैलिक्स। तो इससे अब आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि एक तो हो गया आपका एक्टिव लेयर, दूसरा हो गया आपका परमाफ्रॉस्ट। और परमाफ्रॉस्ट पूरा जमा हुआ होता है लेकिन उसमें कहीं कहीं जहां पर थोड़े पिघले हुए क्षेत्र होते हैं उसको हम बोलते हैं टैलिक्स। तो इससे ये टैलिक्स के बारे में जल्दी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहां पर आपको तीनों चीजें पता चलेंगी, क्योंकि ये तीनों में अपना एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन पाया जाता है, परमाफ्रॉस्ट में, टैलिक्स में और एक्टिव लेयर में। इसमें जो हमारा एक्टिव लेयर है उसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे कि एक्टिव लेयर की क्या डेप्थ होती है, क्या गहराई। तो इसमें लगभग 1.5 से 3 मीटर की जो ये हम गहराई देख रहे हैं ये एक्टिव लेयर जो सक्रिय सतह है जो कि पिघलती रहती है जमती रहती है, ये वाली कंडीशन होती है यहाँ पे। तो ये आपका 1.5 से 3 मीटर तक होती है इसकी गहराई, सामान्य रूप से सक्रिय सतह की गहराई अगर कहीं आपको लिखना हो तो आप 1.5 से 3 मीटर बता सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स जो हमारा पूरा का पूरा मतलब प्रोसेस नहीं कहेंगे इसको, जो पूरा मेन कॉन्सेप्ट है परिहीमानी का, जो पूरा प्रक्रम होता है परिहीमानी प्रक्रम उससे रिलेटेड। अब इसका जो इस पार्ट को हम लोग यहीं समाप्त कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी लंबा हो गया और इसको हम ज़्यादा लंबा और नहीं करेंगे। अब इसका जो हम लोग का अगला पार्ट होगा उसमें जो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे सोलिफ्लेक्शन, कॉन्जेलिफ्रैक्शन, ये कुछ टर्म्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम लोग उन टर्म्स को समझेंगे कि सोलिफ्लेक्शन क्या होता है, कॉन्जेलिफ्रैक्शन क्या होता है,
ये सारी चीज़ें। और फिर इसके जो तीसरे वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग इसके जो लैंड फॉर्म्स होंगे उसको पढ़ेंगे। पहले तो मुझे लगा कि हम इसके दो ही पार्ट में इसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन जब हम चैप्टर शुरू किए तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है, जिससे जैसा कि अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। हम लोगों ने एक्टिव लेयर और परमाफ्रॉस्ट और जो हमारा टैलिक्स होता है इन चीज़ों के बारे में जाना। अभी आगे अगर हम सीधे लैंड फॉर्म पे आ जाएं और जो प्रोसेस है सोलिफ्लेक्शन कॉन्जेलिफ्लेक्शन इन चीज़ों को ना जाने तो वो भी हमारे लिए सही नहीं होगा। तो इससे हम लोग सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो प्रोसेस को समझेंगे अगले पार्ट में, फिर इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग इसके लैंड फॉर्म्स को समझेंगे। बस दो पार्ट्स और इसके आएंगे, फिर वहां पर ये हमारा पेरी ग्लेशियर वाला समाप्त होगा और इसी के साथ सभी के सभी लैंडफॉर्म से संबंधित अध्ययन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।